हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए आज बात करेंगे 2022 के जेईई मेन के पीवाईक्यूज की, द टॉप पीवाईक्यूज। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर, लेट्स टॉक अबाउट कि 2022 में ट्रेंड कैसा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर में। तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, बट फिर भी आइसोमेरिज्म और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंपैरेटिवली ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप देखो ना कि 2022, 23, 24 का जो ट्रेंड रहा है वो ऐसा नहीं होता कि जो लास्ट ईयर होता है एग्जैक्टली सेम चीज़ अगले साल भी चलती है। जो लास्ट ईयर पॉपुलर टॉपिक थे वो अगले साल भी रहेंगे। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के पेपर सॉल्व करने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि जिस साल आइसोमेरिज्म पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, हमारी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आइसोमेरिज्म की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर किसी और टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो एवरी ईयर वी गेट अ वेरी गुड कलेक्शन ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो कॉपी पेन लेके आप भी बैठिए, बिकॉज इस लेक्चर में भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से। आसान है। तो सबसे पहले अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि सर ये पीयूसी के ना न्यूमेरिकल थोड़ा सा एकदम से कॉन्फिडेंस खराब कर देते हैं, तो चिंता नहीं है, आप जस्ट पढ़ो, इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए, अ सैंपल ऑफ 0.125 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इतना आपको सैंपल दिया गया है। When analyzed by Dumas method yields 22.78 ml of nitrogen। ठीक है, कलेक्टेड ओवर KOH सॉल्यूशन एट 280 केल्विन। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 280 केल्विन आपको दिया गया 14.2 mm ऑफ मर्करी। इसका क्या रोल होता है? देखिए, दिस इज द सेटअप ऑफ डुमास मेथड। अब जब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब उसकी ऑक्सीडेशन करवाई गई, ठीक है, इवेंचुअली उसके बाद रिडक्शन करवाई, मतलब वो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सॉरी अमोनिया नहीं बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ। तो नाइट्रोजन गैस जो बच्चों यहाँ से जा रही है, वो यहाँ से निकलती हुई बुलबुले बनते 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 यहाँ पे निकलेगी। बट ये वाला जो वॉल्यूम है, दिस स्पेस, यहाँ अकेली नाइट्रोजन गैस नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो एक्वस KOH का सॉल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें वाटर के वेपर भी तो बनेंगे, क्योंकि वाटर हमेशा अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आने की टेंडेंसी रखेगा। राइट, तो अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो यहाँ पे वाटर का क्या होगा, जो वेपर्स होंगे उनका कुछ प्रेशर भी आएगा। तो इस स्पेस में जो टोटल प्रेशर आ रहा है, दैट इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ का जो P टोटल है, यू कैन राइट कि वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस है। तो अगर मुझे सिर्फ नाइट्रोजन गैस का प्रेशर चाहिए तो टोटल में से वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर मेरे पास आ रहा था 759, उसमें से 14.2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया कि नाइट्रोजन का अकेले का प्रेशर क्या है। अब सर मुझे निकालनी है परसेंटेज। जब भी हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल जो हमने लिया हुआ है इनटू 100। तो नाइट्रोजन कितना है ये मैं कैसे बताऊंगा, नाइट्रोजन गैस के प्रेशर आ गया। अब पीवी इज इक्वल टू NRT, प्रेशर आपके पास आ गया नाइट्रोजन का, वॉल्यूम दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो एन निकाल सकते हो ना, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। वही तो वेट यहाँ पे पुट करना है। इट्स सो सिंपल, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो टू सेव आवर टाइम ऑफ कैलकुलेशन, ये आ गया वॉल्यूम, ये टेम्परेचर है, ये टोटल प्रेशर था, इसमें से हमने 14.2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ गया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो PV इज इक्वल टू NRT यूज करेंगे, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। अब ध्यान ये रखना है क्योंकि R की वैल्यू जो हम हैं कितनी दी गई है हमारे 0.082, तो ये 0.082 क्या है, दिस इज लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो भी आपको लीटर में लेनी पड़ेगी ताकि ये लीटर लीटर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो। इसलिए जो वॉल्यूम था कितना था 22.78, उसको 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1000 से डिवाइड किया ताकि वॉल्यूम लीटर में आए। प्रेशर किस में लेना पड़ेगा, ATM में, ताकि आर का ATM और प्रेशर का ATM यूनिट्स ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाए। तो इसलिए हम प्रेशर को डिवाइड कर रहे हैं 760 से। ठीक है, क्योंकि 760 mm ऑफ मर्क्यूरी इज 1 ATM। तो mm ऑफ मर्क्यूरी को 760 से डिवाइड करते हैं तो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में आ गया, वॉल्यूम लीटर में आ गया, बस। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई किया हमने 28 से, तो ये आ गया वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100, 1000 नहीं आएगा, 100 आएगा। ओके, तो आई थिंक ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनैंशियोमेरिक मिक्सचर इज प्लस 12.6 डिग्री। पहले आप पढ़ लो उसको, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसका मतलब क्या है। देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, हमारे पास एक एनैंशियोमेरिक मिक्सचर था
डेक्स्ट्रो भी होगा, लीवो भी होगा, राइट। अब उसमें अगर अभी भी नेट वैल्यू मिक्सचर की +12.6 आ रही है, तो दैट मीन्स कि जो डेक्स्ट्रो वाला कंपोनेंट था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो एक्सेस में था, है ना। तभी तो डेक्स्ट्रो और लीवो आपस में जितना कैंसिल आउट हो गए, उसके बाद भी डेक्स्ट्रो बचा, तभी ओवरऑल जो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही है वो +12.6 आ रही है, मतलब पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू। अब स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डेक्स्ट्रो आइसोमर इज 30 डिग्री, मतलब जब 100% डेक्स्ट्रो होगा तो 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो अगर 12.6 डिग्री का एंगल आ रहा है तो परसेंटेज कितनी होगी? इसको बिल्कुल यूनिटरी मेथड से करो। 30 डिग्री के लिए 100% डेक्स्ट्रो होगा, तो 12.6 के लिए कितना हो जाएगा, या 1 यूनिट के लिए 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 30, तो 12.6 के लिए क्या हो जाएगा इंटू 12.6, यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो गया। अब देखो, अब इसके फॉर्मूलाज अगर हमें समझने हैं कि एनेंशियोमेरिक एक्सिस के और भी क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, तो एक तो ये हो गया मोल्स ऑफ वन एनेंशियोमर, जो ज्यादा दिया था, जैसे इस केस में डेक्स्ट्रो वाला ज्यादा होगा, बट उसके मोल नहीं दिए आपको। सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा डिजाइन होता है जहां पे मोल दिए गए हैं दोनों के, तो मोल ऑफ वन एनेंशियोमर जो ज्यादा वाला है माइनस मोल ऑफ अदर एनेंशियोमर डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ बोथ एनेंशियोमर इनटू 100, ऐसे भी आप, ठीक है, परसेंटेज एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकाल सकते हो, राइट। और ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन 12.6 डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर 30 इंटू 100, या जैसा मैंने आपको यूनिटरी मेथड बताया सिंपल तरीके से कि 30 डिग्री 100% के लिए है, तो 1 डिग्री के लिए कितना रहेगा 100/30, तो 12.6 डिग्री के लिए कितना रहेगा, वैसे परसेंटेज आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। दिस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सॉलोमन एंड फ्रायल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो दिस इज जस्ट ताकि थोड़ा सा आप कुछ क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा भी समझे, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन एन एसाइक्लिक, ओके, ओपन चेन, तो एसाइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N इज। अब क्या इसका कोई फॉर्मूला है डायरेक्ट, कोई शॉर्टकट है? नहीं, हमें बेसिकली समझना है कि ये मेरे पास फॉर्मूला है, इसका मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेता हूं, ठीक है। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में मुझे क्या करना है, आपको एक सिंपल अगर शॉर्टकट बताऊं मैं, जब भी नाइट्रोजन होता है ना किसी कंपाउंड में, ठीक है, तो आप नाइट्रोजन को हटा दो और जितने नाइट्रोजन के एटम हैं उतने ही हाइड्रोजन भी हटा दो। एक नाइट्रोजन है तो उसको हटाओ और एक साथ एक H भी हटाओ, तो इसको मैं इक्विवेलेंट लिखूंगा C4H4, C4H4। अच्छा, अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, 4 कार्बन के अल्केन का C4H10, राइट। तो प्योरली सैचुरेटेड कंपाउंड अगर हम 4 कार्बन का लें, राइट, तो उसमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए 10, अभी कितने 4, डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का, 6 हाइड्रोजन का डिफरेंस का मतलब Du3 आएगा यहाँ पे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका फॉर्मूला लगा लो, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2, ठीक है, ऐसे करके कर लो। तो कार्बन कितने हैं आपके 4 है, 4 + 1 5, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 5, और हेलोजन कोई नहीं है, माइनस नाइट्रोजन कितना है 1, 5 - 1 4, 4/2 2, तो 5 - 2 दैट इज 3, ऐसे भी आ गया। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फायदा क्या है, मुझे ये पता है कि 3 DU का मतलब है कि 3 या तो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, या 3 डबल बॉन्ड, या एक रिंग और 2 डबल बॉन्ड, समथिंग लाइक दैट। बट क्योंकि ए साइक्लिक बोला है, मतलब ओपन चेन है, रिंग नहीं बनाना है, तो मैं सिंपल करता हूं, 4 कार्बन का, ये मेरे पास 4 कार्बन आ गए, एक नाइट्रोजन लगाना है, कहां लगाऊं, कहीं भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, डज इट मैटर? नहीं, जब आपके पास फॉर्मूला है और DU आपने निकाल लिया, इट डजंट मैटर। इस नाइट्रोजन को आप साइनाइड के फॉर्म में ले लो, NH2 की फॉर्म में ले लो, 1 डिग्री मीन 2 डिग्री मीन, आपको सिर्फ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को सेटिस्फाई करना होता है। तो क्योंकि 3 है तो लेट्स साइनाइड ले लेता हूं, आसान हो जाएगा मेरे लिए। 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पे आ गया, एक और लेना है तो लगा लो, चलो यहां पे डबल बॉन्ड लगा लो, यहां नहीं लगाना है वहां लगा लो, इट वोंट मेक अ डिफरेंस, समझे। तो इस कंपाउंड में आपके पास sp3 कार्बन कितने आ रहे हैं, अकेला एक आ रहा है, ठीक है। तो sp3 कार्बन मेरे पास कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है। सर अगर इसकी जगह पे कुछ और लेते हैं, ये 4 है और 1 2 3 4, और यहाँ पे NH2 कर लें हम, एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेने के फिर यहाँ पे डबल डबल, मतलब ठीक है, थोड़ा सा अनस्टेबल सा अरेंजमेंट बन जाएगा। तो ऐसा करने की जगह पे ये ऐसा काम कर लो, यहाँ डबल बॉन्ड NH ले लो, ठीक है। अब क्या इसकी
अच्छा हाँ नहीं, पर देखो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, नंबर ऑफ कार्बन तो 3 हुए यहाँ पे, तो 3 की जगह ये आ गया आपके पास, या और अच्छे तरीके से काम करो, डबल बॉन्ड NH ही रखो, यहाँ पर एक और CH3 लगा लो। इन दैट केस ऑल्सो एक ही आ रहा है। अब 4 कार्बन ले लो और 4 कार्बन में लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ NH2 लगाना है, ठीक है। 4 कार्बन हो गए, NH2 हो गए, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगाने हैं, अब मुझे 3DU मेंटेन करना है। एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा लेता हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा लेता हूँ, 3DU आ गया। अब बताओ क्या करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप sp3 कार्बन पूछो तो कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर हम हाइब्रिडेशन देखें तो अब नाइट्रोजन आपके पास काइंड ऑफ sp3 है, 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, बट उसको भी मैं sp3 एग्जैक्टली नहीं ले पाऊंगा बिकॉज वो रेजोनेंस में आएगा। तो इस केस में बोलना कि एक sp3 कार्बन आएगा गारंटीड से, नहीं यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों, तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो कहानी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रूल पढ़ रहे हैं कि सर यहाँ पे तो आ रहे थे इसमें क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन आपके पास sp3 नहीं आ रहा था, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, समझे। कार्बन नहीं आएगा तो नाइट्रोजन आ जाएगा, पर उन्होंने कार्बन पूछा है तो ऐसे वाला स्ट्रक्चर लो, इसमें भी एक कार्बन आ रहा है, इसमें भी एक कार्बन आ रहा है, समझे। क्लियर है, साइक्लिक नहीं बनाना, बस बस ये वाली कंडीशन थी, तो इसलिए आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, 30 सेकेंड, बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1 में बोला है कि लेसन टेस्ट में व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट बनता है। बनता है कि नहीं बनता है, यस, Na प्लस S प्लस C प्लस N, NaSCN बनता है, राइट, यस, थायोसाइनेट बनता है। नाउ स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि अगर दोनों नाइट्रोजन और सल्फर हो और अगर हम एक्सेस ऑफ सोडियम यूज करें while फॉर्मिंग द लेसन एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट, तो क्या होता है, जो SCN नेगेटिव आयन होता है वो डिकम्पोज कर जाके साइनाइड अलग हो जाता है, उसमें से सल्फाइड अलग हो जाता है, और ये NaCN अलग बन जाएगा, Na2S अलग बन जाएगा, और ये दोनों अपने अपने टेस्ट देंगे। साइनाइड अपना नाइट्रोप्रोसाइड वाला, सॉरी फेरीफेरोसाइनाइड वाला टेस्ट देगा, और सल्फाइड अपना नाइट्रोप्रोसाइड वाला टेस्ट दे सकता है। अब इसकी कहानी देखो, यस, नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, इट फॉर्म NaSCN जो कि Fe3 पॉजिटिव के साथ ब्लड रेड कलरेशन देगा। बट इफ यू टेक एक्सेस ऑफ सोडियम तो यस, दिस SCN combined with sodium to form NaCN plus Na2S and both these ions give their usual test. That means statement 1 भी सही है, statement 2 भी सही है, ठीक है। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का था, क्योंकि ये जो नोट्स है मेरी डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही है। नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन। चलिए पहले आप ट्राई कर लीजिए इसको अपने आप। देखिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। लास्ट लेक्चर में जब हम 2023 के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि क्रोमेटोग्राफी के आपके पास क्या है, एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक पार्टीशन। एड्सॉर्प्शन की टाइप्स क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और पार्टीशन की क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये वाला पॉइंट कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, बात सही है। रीजन, थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल इज स्प्रेड ओवर ग्लास प्लेट। यस, ग्लास प्लेट के ऊपर सिलिका जेल की एक पतली सी लेयर लगाते हैं जो एक एड्सॉर्बेंट का काम करती है। वही कहानी इन्होंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भैया वो जो थिन लेयर है वो एड्सॉर्बेंट का काम करती है, तो एड्सॉर्ब होगा कुछ, इसीलिए तो उसको एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहा गया। तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ये इसकी कहानी है यहाँ पे, तो आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ थिन लेयर अबाउट, कितनी है, कितनी थिन, अबाउट 0.2 मिलीमीटर थिक, ठीक है, ऑफ एन एड्सॉर्बेंट, जो कि सिलिका जेल भी हो सकता है, एल्यूमिना भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्लास प्लेट के ऊपर उसकी कोटिंग करते हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ कायरल अल्कोहल और अल्कोहल्स with molecular formula C4H10O is assume stereoisomers as different chiral alcohol। 30 सेकेंड लगेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इससे ज़्यादा समय नॉर्मली नहीं लगना चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो सबसे पहले मुझे समझना है कि C4H10O का
डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है। जब भी बच्चे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालो, अब जैसे सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की फैमिली के जो मेंबर है लाइक सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू डी, उनको सिंपली इग्नोर करो, भूल जाओ इसमें ऑक्सीजन था। C4H10, तो C4H10 इज द फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन। ब्यूटेन इज अ परफेक्टली सैचुरेटेड कंपाउंड, तो मतलब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही होंगे, कोई रिंग भी नहीं होगा। 4 कार्बन के मैं कैसे कैसे अल्कोहल बना सकता हूं, ये 4 कार्बन की चेन ले ली, अब एक OH हो गया, यहां पे लगा लिया मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट चेन का अल्कोहल बना लिया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 4 कार्बन को 3 कार्बन की चेन करता हूं और 4th कार्बन एज ए ब्रांच, या चलो एक काम करें, अभी OH हमने टर्मिनल पोजीशन पे लगाया था, अब उसको थोड़ा अंदर लेते हैं, 4 कार्बन की चेन ही रखते हैं पर OH को लगाते हैं सेकंड पोजीशन पे, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री। अब OH को यहाँ की बजाय यहाँ लगाऊं तब भी वो एक ही बात होगी, है ना, इस एंड से वो सेकंड पोजीशन हो जाएगी, नॉट अ न्यू कंपाउंड। अब मैं 3 कार्बन का चेन लेता हूँ, 4th को एज ए ब्रांच लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ OH लगाया जा सकता है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों पोजीशन सिमेट्रिकल हैं, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आप OH लगा दीजिए। और दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये है, ये बीच वाला जो कार्बन है 3 डिग्री, इस पे भी OH लगा सकते हैं। तो अब अगर आपसे पूछे, देखो पहले वाले में कोई कायरल सेंटर है, नहीं कोई कायरल सेंटर नहीं है, सेकंड वाले में यस दिस इज अ कायरल सेंटर, तो इट विल एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, राइट, एक कायरल सेंटर है और एक अकेला है, तो एक पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनेगा डेक्स्ट्रो प्लस लीवो। अब क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्टीरियो आइसोमर्स को डिफरेंट अल्कोहल मानना है, तो मतलब दिस इज एक्चुअली 2, ये 2 एनेंटियोमर्स को या 2 स्टीरियो आइसोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे कोई कायरल सेंटर है, नो, यहां पे कोई कायरल सेंटर है, नो, तो सिर्फ ये है हमारे पास एक कायरल अल्कोहल जो एग्जिस्ट करेगा एज अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर, तो आंसर आ जाएगा 2। आसान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ये वाला क्वेश्चन है, अब आई डोंट नो कितने बच्चों को ये समझ आया है, सॉल्व तो सबने किया होगा, आंसर सबने पढ़ा भी होगा, कईयों ने रटा भी होगा, ठीक है, बट ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस कंपाउंड को अगर आप देखें, यहाँ पे देखो नाइट्रो है, H है, ये और ये ग्रुप कैसे हैं, बस डिफरेंस क्या है, ये आपका सिस अरेंजमेंट में और ये ट्रांस अरेंजमेंट में है, बाकी एग्जैक्टली सेम है, CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH राइट, डिफरेंस क्या आ रहा है, ये सिस है और ये ट्रांस है, और क्योंकि ये सिस और ट्रांस है तो ये 2 डिफरेंट ग्रुप की तरह काउंट होंगे, तो ये वाला जो कार्बन है इट विल बी काउंटेड एज अ कायरल सेंटर, ठीक है, नाइट्रो है, H है और एक सिस और एक ट्रांस है। अब दिमाग कहाँ पे घूमता है, दिमाग घूमता है कि सर प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, जैसे RS नेमिंग की बात करें हम, ओके, तो पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा कि सर इनको डिफरेंट लें, इसको कायरल लें कि ना लें, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर इसको और इसको कंपेयर करना है, क्या करें, इसमें ट्रांस ऊपर की तरफ है, सिस नीचे की तरफ है, इसमें सिस ऊपर है, तो उसको फ्लिप करें फिर कंपेयर करें, बहुत खिचड़ी हो जाएगी, 3D को ऐसे घुमाओगे, इमेजिन करोगे, तो दैट विल बी डिफिकल्ट और उसमें गलतियां हो सकती हैं, ओके, बेस्ट तरीका है RS नेमिंग करो। अब RS नेमिंग में सर प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे लगाएं, क्योंकि एटॉमिक नंबर में तो कंपेयर हम कर लेते थे, पर इधर वाली चेन और इधर वाली चेन में सेम कनेक्टिविटी है, एक सिस है और एक ट्रांस है, उनको कैसे कंपेयर करें कि किसको हायर प्रायोरिटी देंगे, ये तो चलिए इसके लिए, ठीक है, ये तो पक्का है कि इसका सॉल्यूशन आपको कहीं मिला नहीं होगा विद प्रॉपर डिटेल, तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखो द स्टैंडर्ड सब रूल्स, कहानी ऊपर आप पढ़ लेना, ये प्रॉपर रूल्स हैं सीक्वेंस के लिए, नियर एंड ऑफ एन एक्सिस और अ प्लेन प्रोसीड्स द फार्दर एंड, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी राइट, चलो ये हमारे काम का नहीं है, इसको हटा दो, ओके, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस्ड बुक से लिया गया है, ये वाला पार्ट हमारे काम का नहीं है, सिर्फ ये वाले रूल, हायर एटॉमिक नंबर को पहले हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सबको पता है, सेकंड अगर H और D लगे हो, मतलब 2 आइसोटोप लगे हो, तो सर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, फिर क्या करेंगे, जो हैवियर आइसोटोप है इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये आपका सेकंड रूल आ गया। अब थर्ड रूल है जो हम यहाँ पे चाहते हैं, दिस प्रीसीड्स ट्रांस, सिस की प्रायोरिटी ट्रांस वाले से ज्यादा होती है, और वैसे ही जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा होती है, मतलब अगर सिस ट्रांस की जगह वो ई जेड में है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा है, फाइन। उसके बाद भी और भी कॉम्प्लिकेटेड अगर स्ट्रक्चर हो, तो आर आर अगर लाइक पेयर है, आर आर या एस एस, इट प्रीसीड्स अनलाइक पेयर,
सारे रूल्स हैं, हर एक पॉसिबिलिटी के लिए रूल है। तो अब देखो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं नेमिंग करूँ तो नाइट्रो आ जाएगा मेरा इधर को 1 प्रायोरिटी, उधर को सिस है तो ये आ जाएगा 2 प्रायोरिटी, और ये आ जाएगा मेरे पास 3 प्रायोरिटी। 4 तो ऑलरेडी पीछे था, भूल जाओ। तो 1 to 2 2 to 3 कैसा गया काउंटर क्लॉकवाइज एस। अब नीचे वाले की अगर हम बात करें, यहाँ पर इधर को 1 है नाइट्रो, 4 ऑलरेडी पीछे है एच, और सिस नीचे की तरफ है, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। 1 2 3 कैसा गया बच्चे फिर से एस। तो ये डिफरेंट नहीं है, दे आर एग्जैक्टली सेम। ओके, तो एनैंशियोमर नहीं है। तो पहला ऑप्टिकल एक्टिव है, ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोला ये मिरर इमेज है ऊपर की, ये बात गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। ओके, तो अब प्रूफ के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये क्वेश्चन आई होप के क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक इन नेचर। अब तो ये बड़े आसान लगेंगे, 2 लेक्चर देखने का तब हर बच्चा सही से आंसर देगा। तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, ये एरोमेटिक है। ये ट्रोपाइलियम है 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और प्लेनर भी है। इसमें बीच में ये 2 sp3 कार्बन आ गए, तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है। ये 8 है इसके पास, और 8 की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी। तो एरोमेटिक सिर्फ ओनली ए एंड बी। सिंपल था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वन, अभी देखिए असर्शन रीजन ये, और इसमें भी एक फैक्ट अगर पता है तो आप सही करेंगे, नहीं पता तो आप गड़बड़ यहाँ पे कर दोगे। असर्शन में बोला गया है 6 एनुलिन। व्हाट आर एनुलिन्स? साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन होती है, मतलब डबल सिंगल उस तरह से। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें कॉन्जुगेटेड तो उसको 6 एनुलिन, अगर 8 हैं तो 8 एनुलिन, 10 हैं तो 10 एनुलिन, इस तरह से नाम रखा जाता है। ठीक है, तो बेंजीन को भी आप 6 एनुलिन कह सकते हो। तो 6 एनुलिन, 8 एनुलिन एंड सिस 10 एनुलिन। पहली बात है ये ना सिस 10 एनुलिन है ही नहीं है, ये ट्रांस 10 एनुलिन है, क्योंकि ये दोनों जो H हैं ये ऑपोजिट साइड पे हैं, ये ट्रांस में है, तो उन्होंने स्ट्रक्चर गलत दिया हुआ है। तो चलो मान लेते हैं, इनकी भावनाओं की कदर करते हैं कि शायद ये सिस वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते थे। चलो छोड़ो उसको। आर रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। देखो ये एरोमेटिक है, ये हम सभी जानते हैं। ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एंटी एरोमेटिक हमें लगता है कि सर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये प्लेनर नहीं होता, ये टब शेप्ड कन्फर्मेशन में रहता है। तो टब शेप होने की वजह से इसमें प्लेनैरिटी नहीं होती, और एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी प्लेनर होना जरूरी है। तो ये भाई साहब नॉन एरोमेटिक हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने भी सही पकड़ी है। ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी नॉन है, तो असर्शन हो गया गलत। सर ये नॉन क्यों है, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एग्जांपल आपको दिया था कि 10 एनुलिन जो है ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, तो असर्शन गलत होगी। रीजन क्या दिया, प्लेनैरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। यस, अपने आप में ये एक सही बात है, एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर होना जरूरी है। तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। पर ये डायग्राम का ध्यान रखना, ये सिस एनुलिन 10 एनुलिन का स्ट्रक्चर नहीं है, ये ट्रांस 10 एनुलिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन, among the following marked proton of which compound shows lowest pKa value? 30 seconds, आसान है, जल्दी से खटाक करके आंसर देना है। देखो अब सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे क्या होती है, गलती ये होती है कि बच्चा सोचता है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्रोबेबली कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम ये वाला H नहीं निकाल रहे हैं ना, हम इसका अल्फा वाला H निकाल रहे हैं। तो उसको ऐसा मत सोचना है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। नो, ये देखो कि यहां से H निकलेगा तो नेक्स्ट जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबलाइज है। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज चलो थोड़ा बहुत रेजोनेंस यहाँ पे करेगा, ज्यादा अच्छे से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑलरेडी इस तरफ भी रेजोनेंस कर रहा है और इस तरफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा अच्छी रेजोनेंस होती है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं, तो थोड़ी रेजोनेंस इधर करेगा, थोड़ी इधर करेगा, तो थोड़ी स्टेबलाइजेशन मिलेगी यहां पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दूसरा, इसका -I इफेक्ट भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। यहां पे क्या है, यहां पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो टोटली रेजोनेंस में होगा इसके साथ ऑल द टाइम, और CO ग्रुप का -I इफेक्ट यहां पर भी आएगा काम। तो यहां पे रेजोनेंस अच्छी हो रही है ना, यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। यही चीज अगर मैं इन दोनों में भी कंपेयर करूं तो इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा बेंजीन में जाएगा, थोड़ा इधर कार्बोनिल और कार्बोक्सिल के साथ होगा। कार्बोक्सिल के साथ उतनी अच्छी रेजोनेंस नहीं होती है।
यहां पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बेंजीन और कार्बोनिल दोनों के साथ हो रहा है। यहां पे सिर्फ कार्बोनिल से हो रहा था, यहां पे बेंजीन और कार्बोनिल दोनों हो रहा है। समझे? तो सबसे अच्छी इस नेगेटिव चार्ज जो यहां पे डेवलप होगा एच पॉजिटिव लूज करने के बाद, उस कॉन्जुगेट बेस का नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज थर्ड ऑप्शन में हो रहा है। तो डोंट मेक द मिस्टेक कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, वो तब होता है अगर हम इस एच को निकालने की बात करते तो। दिस इज द टेबल जनरल ऐड किया आपके लिए। तो ये अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर एनसीईआरटी में ये टेबल दिया है। तो देखो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इनकी पीके वैल्यू दिया हुआ है, और आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत फ्रिक्वेंटली ये कंपाउंड मिलेंगे, इनके एसिडिटी ट्रेंड्स किसी ना किसी तरीके से अरेंज करके पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो पेपर में वही पूछा जाता है जो इन्फॉर्मेशन जनरली एनसीईआरटी में दी होती है किसी न किसी तरीके से, इसलिए कर लेना, इसको भी ऐड कर लेना अपने नोट्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायजोनियम सॉल्ट इज। देखो डायजोनियम सॉल्ट में सबसे पहले ये समझना है कि डायजोनियम सॉल्ट हमारे पास इस तरह का है, पीएच एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो बच्चे एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बेचारा क्या चाहेगा, डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप? सर डोनेटिंग ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज है, यस, तो मतलब डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे। दूसरी बात, डायजोनियम आयन व्हाट डू यू थिंक, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है? सर न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है यहाँ पे कुछ किसी के पास लोन पेयर अटैक करने के लिए? नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये रादर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये आप चीज पता होनी चाहिए। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है और पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन पे डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो स्टेबलाइज करेंगे, और वो भी कहां पे लगे होने चाहिए, प्रोबेबली पैरा पे लगे होने चाहिए, ताकि वो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू यहां तक नेगेटिव चार्ज ला सके। यहां पे लाओगे तो पॉजिटिव को फायदा मिलेगा, राइट। तो ये बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, ये तो डिस्टेबलाइज करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, और ये भी विड्रॉइंग है पर उतना स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, फिर उसके बाद होगा सी, फिर सी के बाद होगा डी, क्योंकि ये उतना स्ट्रांगली विड्रॉइंग नहीं है, और सबसे अनस्टेबल इन चारों में होगा बी। आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बारे में क्या आपको इस चीज की चिंता है, सर डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता था, सर उसका मैकेनिज्म भूल गए हैं? चलो ठीक है, याद कर लेते हैं। तो आपके नोट्स में है, इसको रिवाइज आप कर लेना कि HNO2 किस तरह से डिकम्पोज करके NO पॉजिटिव जनरेट करता है। वंस NO पॉजिटिव जनरेट हो गया, फिर वो कैसे ARNH2 मतलब जो भी अमीन है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, फिर N नाइट्रोसो अमीनियम आयन बना, फिर N नाइट्रोसो अमीन बना। ठीक है, वहां से H पॉजिटिव निकलने के बाद फिर उसके बाद वहां पे रीअरेंजमेंट हुए, राइट। फिर वहां पे यहाँ पे अल्फा नाइट्रोजन के पास H था तो टॉटोमरिज्म हुआ, तो करते 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 डायजोनियम आयन बना। तो इसमें की पॉइंट्स पे जहां पे आपको ध्यान ज्यादा देना है वो ये है, बेटा ये नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन थे, एक निकला, फिर एन नाइट्रोसो अमीन बना। अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते ही नहीं, दोनों अल्काइल ग्रुप होते, 3 डिग्री अमीन होती, तो ऐसा कुछ नहीं बनता, ये H पॉजिटिव निकल सकता था, तो ये कंपाउंड तक भी हम नहीं पहुंचते। ओके, और अगर 2 डिग्री अमीन होती कि सर ठीक है एक R है और एक H है, तो वो एक H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ पे R रह जाएगा, तो यहां तक ही रिएक्शन रुक जाएगा। क्यों? अब टॉटोमरिज्म करने के लिए ये वाला H चाहिए था। 2 डिग्री अमीन में यहां पे R ग्रुप होगा तो फर्दर टॉटोमरिज्म नहीं हो पाएगा, तो इस स्टेप के आगे मैकेनिज्म नहीं जाएगा, तो सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही डायजोनियम आयन बना पाती है। ये रहा 2 डिग्री अमीन का एक एग्जांपल। ठीक है, कि कैसे आप देखो अब यहाँ पे टॉटोमरिज्म करने के लिए इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड था, ये उसकी अल्फा पोजीशन है, उसके ऊपर H नहीं है। समझे? तो ये N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन है और येलो ऑयल, इसके बारे में क्वेश्चन भी आ जाता है, इसके कलर के बारे में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। वेरी इजी क्वेश्चन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर 30 सेकंड में सॉल्व होने वाला है। देखिए पहला कार्बोकेटाइन आपके पास सिंपल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगले वाले में क्या है, ऑक्सीजन का मेसोमेरिक इफेक्ट उसको लोन पेयर इस तरह से मूव करेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, एंड वी नो ऑक्टेट कंप्लीशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। सी में क्या है, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है,
उल्टा ये ऑक्सीजन एक -I ग्रुप का रोल प्ले करेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे स्टेबल B, फिर A और सबसे बेकार C। समझे? तो ऑक्सीजन दूर है, एक पॉइंट छोड़ के है, तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो सिंपली -I ही करेगा। और बिल्कुल बगल में था तो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट पे काफी क्वेश्चन आए हैं इस बार। 30-40 सेकंड में ये भी आराम से हो जाना चाहिए। देखिए पहले मैं तो आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एस्टर, वेरी अनस्टेबल, बहुत बेकार बनेगा ये। सेकंड में पॉजिटिव चार्ज को अगर आप रेजोनेंस इसकी करवाएं तो कहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जंप करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, अगली बार ये आगे आएगा तो यहाँ पे आएगा। तो ये 3 पोजीशन है जहाँ पे ये जा रहा है, समझे? तो इसमें से ऑक्सीजन का मेसोमेरिक इफेक्ट तब उसको हेल्प करता अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता, जहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, वहाँ पे तो आ नहीं रहा, उसके या तो उधर आ रहा है या इधर आ रहा है। तो दैट मीन्स OCH3 सिर्फ एक -I ग्रुप का रोल प्ले करेगा और कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। यहां पर आप देखिए, जब ये बॉन्ड यहां मूव किया तो हमारे पास यहां है ना पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन का मेसोमेरिक इफेक्ट इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, तो दिस इज स्टेबल। ये वाला और भी बेटर है क्योंकि इसमें और ज्यादा कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहां के बाद पॉजिटिव चार्ज यहां पे जाएगा, यहां के बाद फिर यहां पे जाएगा, फिर यहां जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ स्टेबलाइज भी होगा। तो क्योंकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो ये वाला फैक्टर तो दोनों में आ गया, बट इसमें मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, इसलिए फोर्थ वन इज मोस्ट स्टेबल। डन। चलिए अब नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करवाना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। देखो स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो तो हमें पता है, एक सिंगल एटम जब कॉमन होता है 2 रिंग्स के बीच में, दैट इज स्पाइरो। तो C मैच कर जाएगा 1 के साथ, C का मैच 1 के साथ हो गया, ये 2 ऑप्शन आउट होगी। दिस इज अ बाइसाइक्लो, ठीक है, तो B मैच कर जाएगा आपका 4 के साथ, B 4 के साथ आ गया, बस यहीं पे आंसर आ गया। अब देखिए A और D में क्या डिफरेंस है, D में 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्यूरान है ना ये, ठीक है, तो दिस इज एरोमेटिक, प्लेनर भी है क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए प्लेनरिटी चाहिए। दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, लगता है ये पेंटागन जैसा, पर ये परफेक्टली प्लेनर नहीं होता। पढ़ा है ना आपने, जब साइक्लो अल्केन्स हम पढ़ते हैं तो साइक्लोपेंटेन परफेक्टली प्लेनर नहीं होता, जैसे साइक्लोहेक्सेन आपका चेयर और बोट फॉर्म एग्जिस्ट करता है ना, वो प्लेनर तो नहीं होती वो, वैसे साइक्लोपेंटेन भी उसको एनवेलप, ओके, एनवेलप शेप कहा जाता है, तो हल्का सा बेंट होता है वो, ओके। तो जब ये नॉर्मल नॉन मतलब एरोमेटिक फॉर्म में है तो ये हल्का सा बेंट होगा, ये प्लेनर नहीं होगा, इसलिए लिखा गया है नॉन प्लेनर हिट्रोसाइक्लिक। हिट्रोसाइक्लिक क्योंकि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा एक हिट्रो एटम था ऑक्सीजन, तो हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ए का 3 के साथ मैच करवा दिया और डी आपका 2 के साथ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, केरियस मेथड, ठीक है, तो आर यू क्यूरियस? देखो केरियस मेथड भी बड़ा ही आसान है, केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे सीधी सी बात आप ऐसे समझिए, देखो Ag पॉजिटिव और ब्रोमाइड जब मिलेंगे तो AgBr बनेगा। बच्चे Ag पॉजिटिव तो आपके पास थोक में है, ठीक है, वो तो आपके पास एक्सेस है। जितने ब्रोमाइड होंगे, क्योंकि ये आपका लिमिटिंग होगा, क्योंकि जितने ब्रोमाइड होंगे उतने AgBr बनेंगे, तो आप सिंपली बोलिए कि मोल ऑफ जो AgBr है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मोल ऑफ सिल्वर, सॉरी गलत बोल दिया, मोल ऑफ ब्रोमाइड, ठीक है। तो ब्रोमाइड बोलो या ब्रोमीन बोलो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कौन सा एटॉमिक वेट में उसको बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो Br नेगेटिव लिखूं या Br लिखूं, इट्स ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, कोई मास में उसके बड़े ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो जितने मोल ब्रोमीन एटम के होंगे उतने ही AgBr भी वहां पे बनेंगे। तो डायरेक्टली हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है, इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है उतना ग्राम AgBr दिया। तो बेटा गिवन वेट ऑफ AgBr है, उसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ AgBr आ जाएंगे। जो मोल AgBr के आए, ठीक है, वही तो नंबर ऑफ मोल देखो कितने आ जाएंगे, 0.36 अपॉन 188, यही तो आगे मोल ऑफ ब्रोमीन। तो जब नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्रोमीन है तो उसका वेट भी निकाल सकता हूं ना मैं, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 80 एटॉमिक वेट, तो वो आ जाएगा वेट ऑफ ब्रोमीन। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं,
वेट ऑफ ब्रोमीन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ओके, तो यहां से आपका कैलकुलेशन का टाइम बच गया। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इतना आसान है, तो इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये केल्डाल मेथड हो गया, डुमास मेथड, केरिस मेथड, छोड़ना नहीं है। दे आर सो सिंपल। एक और क्वेश्चन करेंगे हम आगे भी। देखिए, फॉर्मूला ऑफ द पर्पल कलर फॉर्म्ड इन द लेसन टेस्ट फॉर सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में भी ऐसे पढ़ा हुआ है, पर फिर से देख लेते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ क्या बनता है? देखो, Na2FeCN5NO होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और ये बनता है FeCN5NOS, राइट। तो 4 नेगेटिव था, तो ये यहाँ पे बाहर 4 आ जाएगा, तो Na4FeCN5NOS। ठीक है, ये NCS कर दिया, गलत है। ये कुछ और कर दिया, गलत है। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वन, फिनोल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। अच्छा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ 2 प्रोडक्ट देता है। व्हाट अबाउट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? सर, फिनोल प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देखो फिनोल में OH जो है दैट्स अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, बेंजीन को स्ट्रांगली एक्टिवेट करेगा रिएक्शन के लिए, और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तीनों पोजीशन ऑर्थो पैरा पे अटैक हो जाता है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड मिलता है। बट क्या फिनोल को डायरेक्टली कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करना इज अ राइट वे और अ प्रेफरेबल और प्रेफर्ड मेथड फॉर मेकिंग पिक्रिक एसिड? एनसीईआरटी तो बोलती है नहीं, दैट इज नॉट द प्रेफर्ड मेथड। क्यों? क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा देता है बेंजीन रिंग की, जो कि हम नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना जब अल्कोहल फिनोल चैप्टर आएगा वहां पे। तो फिनोल को जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से आप रिएक्शन करवाते हो तो एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बनता है। अब इनको सेपरेट कैसे करते हैं? तो लिखा तो बड़े प्यारे तरीके से है, लार्ज स्केल सेपरेशन के लिए वी नो स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। हाउ डू वी नो? लिखा है एनसीईआरटी में, जरा ध्यान देखें। दिस इज फ्रॉम अल्कोहल फिनोल चैप्टर एनसीईआरटी। तो पहली बात, अल्कोहल सॉरी फिनोल डाइल्यूट HNO3 ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में होती है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लो। ठीक है, और इसी की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग होती है, इस वजह का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है, राइट। तो इनको स्टीम, क्योंकि स्टीम वॉलेटाइल है इसीलिए इनको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी से आया हुआ है। नेक्स्ट वन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। अब ये बताइए, क्या ये आपको लगता है एनसीईआरटी से आया और आपने पढ़ा है ये एनसीईआरटी में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड टू स्पॉट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर सेपरेटेड ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट पे मिक्सचर सेपरेट हो गया अपने कंपोनेंट्स में। अब जो अगर वो कलर्ड कंपोनेंट हुए तो डायरेक्टली कलर से दिख जाएगा, ये हरा है, ये नीला है, ये पीला है। बट अगर वो कलरलेस थे तो आपको तो दिखेंगे ही नहीं, तो आप कैसे बताओगे वो सेपरेट हुए भी हैं कि नहीं? ठीक है, तो इसके देखिए मेथड्स होते हैं इसके। स्पॉट ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स या कंपाउंड डायरेक्टली विजिबल है। जो कलरलेस थे वो यूवी लाइट में देखेंगे उनको हम, तो यूवी लाइट में वो दिल फ्लोरिस। ठीक है, देन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आयोडीन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से ब्राउन स्पॉट वहां पे दिखते हैं वो, तो आयोडीन भी यूज हम करते हैं। तो यस, आयोडीन यूज करना इज अ मेथड, ये तो मेथड है। यूवी लाइट में देखना ये भी मेथड है। स्प्रेइंग ऑफ एन एप्रोप्रिएट रिएजेंट, देखो अमीनो एसिड्स, ठीक है, मे बी डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद निनहाइड्रिन सॉल्यूशन। अब तो एक तो ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा, निनहाइड्रिन के फॉर्मूला या इसके स्ट्रक्चर को लेके भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निनहाइड्रिन के फॉर्मूला में कितने नाइट्रोजन है? एक भी नहीं है। कितनी ऑक्सीजन है या कितने sp3 कार्बन है, कुछ इस तरह का, कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कुछ भी पूछ सकता है ना वो। तो ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो ये वाला पॉइंट भी है। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा एनसीईआरटी में कि विजुअलाइजेशन कोई एजेंट हम ऐड कर देते हैं मोबाइल फेज में, ऐसा नहीं लिखा। बाकी तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने नोट्स में यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। नेक्स्ट वन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज। चलिए देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं। आपको पता नहीं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस होता है? क्या होता है बेस? अब जैसे मैं बोलूं आपको भी, OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? आप बोलोगे दोनों है। OH नेगेटिव सिंपली हाइड्रोक्साइड आयन। अब वो किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा या वो बेस का रोल प्ले करेगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, उस रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि आपका नाम जो भी है, घर पे मान लो आपका कोई एक
नाम होगा और स्कूल का एक ऑफिशियल नेम अलग होगा। आप तो वही हो, घर पे आपको अलग बुलाएँगे, स्कूल में भी आपका अलग नाम है, दोस्तों ने शायद कुछ और रखा हो। आप तो वही हो ना, बट डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में आपका अलग-अलग नाम लिया जा रहा है। या स्कूल में जैसे आपका बिहेवियर होगा, क्या दोस्तों के साथ भी वैसा होगा? या घर पे भी वैसा होगा? नहीं। तो किस सिचुएशन में यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे? वैसे ही न्यूक्लियोफाइल कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, लोन पेयर है डोनेट करने के लिए अवेलेबल, बेस का काम भी कर सकती है जनरली और न्यूक्लियोफाइल का भी कर सकती है जनरली, ठीक है? पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी और एटम पे अटैक करता है। कार्बन पे कर लेगा, नाइट्रोजन पे कर लेगा, सल्फर पे कर लेगा, फास्फोरस पे कर लेगा। तो हमारे केसेस में तो मोस्टली कार्बन ही होता है जिसके ऊपर बात आती है। बट एनी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जो हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल है। और जो H पॉजिटिव निकालता है मॉलिक्यूल से, उसको बेस बोलते हैं, क्योंकि बेस का काम होता है H पॉजिटिव को निकालना, एसिड का काम होता है जनरली H पॉजिटिव देना, ठीक है? तो बेसिसिटी इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्टिंग द H पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अबाउट अटैकिंग, कितनी स्पीड से वो अटैक करता है। तो बेसिसिटी एक थर्मोडायनेमिक फिनोमेना है, क्योंकि उसको केबी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिफाइन किया जाता है, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो वो इक्विलिब्रियम कितना फॉरवर्ड में गया उसी पे डिपेंड करेगा केबी की वैल्यू कितनी आई। तो बेसिसिटी का स्पीड ऑफ अटैक से कोई रिलेशन नहीं है, इट इज ऑल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ कि वो कितना दूर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ऑल अबाउट स्पीड। दो न्यूक्लियोफाइल को कंपेयर कर रहे हो, हमें नहीं मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, फॉरवर्ड में गया नहीं गया कितना गया। इट्स ऑल अबाउट कौन जल्दी अटैक करता है, इट्स ऑल अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ए काइनेटिक फिनोमेना, ठीक है? ये कहानी आप थोड़ा सा पढ़ ले तो ये डायग्राम क्लियरली डिफाइन करता है कि बेस का काम क्या है, मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव को निकालना, सिंपल। न्यूक्लियोफिलिसिटी का काम, जैसे ये अगर यही चीज अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगी, तो देखो यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सेम स्पीशीज है, ओके। अब जैसे एक और पॉइंट थोड़ा सा इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूँ आपको मैं, कि अगर बच्चे पूछते हैं कि सर डाउन द ग्रुप जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों बढ़ती है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। सर I नेगेटिव बल्कि नहीं है, वो तो सर पुअर होना चाहिए। बल्कि एक सिंगल एटम नहीं होता जनरली, इट्स द ग्रुप, पूरा मॉलिक्यूल बल्कि है। अकेला I नेगेटिव इतना बल्कि नहीं होगा, समझे? जब मॉलिक्यूल होता है पूरा और भी साथ में एटम लगे होते हैं, ग्रुप्स लगे होते हैं, देन इट बिकम्स बल्कि। तो सिंगल एटम ऐसा कोई बल्कि नहीं होता उतना। तो सिंगल एटम में क्या होता है, देखो F नेगेटिव और I नेगेटिव में, आप F नेगेटिव छोटा है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के। तो जब कार्बन को अप्रोच करता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कार्बन इसको पोलराइज करने की कोशिश करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। पर ये क्योंकि छोटा है, हार्ड है, तो ये हल्का सा पोलराइज होगा, थोड़ा सा। अब क्योंकि लेस पोलराइज हुआ तो इनके बीच में ओवरलैप भी कम होगा, तो लिटिल बॉन्डिंग बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हुई। आयोडाइड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, वो आराम से किसी के भी झांसे में आ सकते हैं, कोई भी उनको बेवकूफ बना सकता है, ठीक है? कि चलो बेटा मेरे साथ चलो, घर चलो, ठीक है? तो ये कार्बन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इसको पोलराइज करेगा और बहुत अच्छे से पोलराइज कर पाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत उधर तक जाएगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैप करेंगे, अच्छी ओवरलैपिंग होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी। ये रीजन है कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्यों न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो आयोडाइड इज मोर पोलराइजेबल, F नेगेटिव इज लेस पोलराइजेबल, तो दिस इज द रीजन, ओके। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। F नेगेटिव ग्रेटर देन OH नेगेटिव, देखो जो अलोंग द पीरियड आप बात करते हो ना, अलोंग द पीरियड, अब ये F और O सेम पीरियड के मेंबर है, तो अलोंग द पीरियड बेसिसिटी पैरेलल्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये जो बेसिसिटी का ऑर्डर होना था वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा। बेटा F नेगेटिव और OH नेगेटिव में क्या है, O नेगेटिव, OH नेगेटिव कहाँ से आया, वाटर से है, वाटर का कॉन्जुगेट। F नेगेटिव कहाँ से है, HF का कॉन्जुगेट बेस। HF और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन है, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाम ही एसिड है, ओके। एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, वाटर न्यूट्रल था तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होगा बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी, तो ये ऑर्डर तो गलत हो गया, ठीक है? ये ऑर्डर गलत हो गया। सेकंड, न्यूट्रल चीज नेगेटिव चीज से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं होती है। सेम स्पीशीज की बात करो ना आप, एक स्पीशीज और उसका कॉन्जुगेट बेस में, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, क्योंकि क्लियरली यहां पर भी अटैक ऑक्सीजन को करना है, यहां पर भी ऑक्सीजन को करना है, इसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये बेटर होगा। ये भी गलत हो गया, इसी लॉजिक पे ये भी गलत हो गया। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये,
अब ये आपके लिए कुछ नोट्स हैं, ठीक है, कि कैसे हम कंपेयर करते हैं डाउन द ग्रुप एंड ऑल। 3 पॉइंट्स हैं, पढ़ लीजिए आप आराम से, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाइल एस्टिमेटिंग द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय केल्डाल मेथड। ठीक है, देखो जस्ट अ सेकेंड, या देखो आसान क्वेश्चन है ये। केल्डाल मेथड में आप लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं मैं, मुझे 2 अमोनिया एक H2SO4 के साथ कंबाइन करते हैं, समझे। तो H2SO4 के मिलीमोल कितने हैं, 2.5 इंटू 2 दैट इज 5। तो अगर H2SO4 के मिलीमोल 5 हैं तो उसके साथ पूरी तरह न्यूट्रलाइज होने के लिए अमोनिया के 10 रहे होंगे, यस। और जितना N के मिलीमोल होते हैं उतने NH3 के होंगे, क्योंकि एक N से एक NH3 बनता है। तो मिलीमोल ऑफ N इज इक्वल टू मिलीमोल ऑफ NH3, ठीक है। तो आप सिंपली बोल दो मोल ऑफ N कितने आ जाएंगे, 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 2, ये मोल आ गया। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 14, यस। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, वेट 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 14 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया था आपने 0.25 इंटू 100। तो ये -2 और 100 कट गए, 14 डिवाइड बाय 4, सॉरी 14 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, 56। इट वाज दैट सिंपल। ओके, तो जीओसी के ऑल द डिस्कशंस आर डन। तो आई होप इन 3 लेक्चर से हमने बहुत कुछ सीखा, और अगर आप ध्यान से तीनों लेक्चर्स को देखें, बेटा बहुत सारी थ्योरी हमने रिवाइज की, बहुत सारी एडिशनल कॉन्सेप्ट जो कि एनसीईआरटी के नॉर्मल आपको अच्छे अच्छे बुक से स्टडी मटेरियल में भी नहीं मिलते, वो भी चीज़ें हमने कवर की हैं, ठीक है। तो आई होप इट वाज अ बेनिफिशियल सेशन फॉर यू, आपने कुछ सीखा। एंड बढ़ते रहिए, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।